हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज की क्लास में क्या सीखना है अपने को? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अभी तक जो अपन ने इतनी डिटेल में पढ़ा है कि डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग क्या है, इसको न्यूटन ने क्या सोच के अपने को इंट्रोड्यूस कराया था, डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक रूल्स, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली अपन ने। तो अब अपन ये समझेंगे कि यार डेरिवेटिव्स का एक्चुअल में यूज कहां आता है, इसको आप कहां पे और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला यूज अपन समझते हैं विच इज रेट ऑफ चेंज। एक ऐसी जनरल हेडिंग दे रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज एज अ मेजर। मतलब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव का यूज करके अगर आपको गिवन हो कि किसी एक चीज में कोई पर्टिकुलर चेंज आ रहा है, तो आपको यह बताना है कि बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ डेरिवेटिव्स उससे रिलेटेड किसी दूसरी चीज में क्या चेंज आ रहा होगा। एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लो ये एक क्या है, एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। ये एक स्फेरिकल बैलून है और ये इस बैलून का अपन ने एक रेडियस बना लिया। ये क्या बना लिया इसका, ये रेडियस बना लिया। ये एक स्फेरिकल बैलून है और अपन ने उसमें ये रेडियस बना लिया। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया कि द रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आपने हर एक सेकंड बाद बैलून को देखा तो उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर से बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 3 सेंटीमीटर से बढ़ गया। मतलब पहले सेकंड पे देखा, मान लो 3 था, अगले सेकंड पे देखा 6 हो गया, अगले सेकंड पे देखा 9 हो गया। तो ये चीज आपको क्या है, ये चीज आपको गिवन है। अब अगर ये आपको गिवन है तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ये बताओ। ये रेडियस का चेंज है, वॉल्यूम का चेंज फाइंड करो। अपन ने बैलून का रेडियस लिया है आर, स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मतलब वैसे तो होता है डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है। क्या होता है इसका दूसरा मीनिंग? इसका दूसरा मीनिंग होता है अ वेरी स्मॉल चेंज, अ वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये होता है किसका मीनिंग? डेरिवेटिव का मीनिंग। अ वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अब अपने को फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब मैं ये फाइंड करना चाहता हूं डी वी अपॉन डी टी। मुझे ये फाइंड करना है डी वी अपॉन डी टी। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपनी वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वी डी टी। 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसलिए इसका अपन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। और ये आर क्यूब को लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। अब चलो ये तो आपको फाइंड करना है, लेकिन अब आप इस पार्ट को आगे कैसे सॉल्व करोगे? रेडियस जो वेरिएबल है आर, उसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक सिमिलर वेरिएबल्स नहीं होते हैं तब तक आप डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते हो। एग्जाम्पल, अपन ने ये रूल पढ़ा तो इसमें सिमिलर वेरिएबल है, अपन ने ये रूल पढ़ा, इसमें भी सिमिलर वेरिएबल है एक्स और एक्स। अगर ऊपर एक्स तो नीचे भी एक्स, यहां ऐसा नहीं हो रहा है।
तो अब अपन क्या करें, इसको सिमेट्री में लाने के लिए क्या करें अपन यहां लिखते हैं dv बाय dt को तो कर लो कॉपी, क्योंकि ये तो करना है फाइंड। इसको भी कर लो कॉपी, क्योंकि कांस्टेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगाते हैं अपन, d बाय डी आर क्यूब इंटू डी आर बाय डी टी। देखो dt अपनी जगह नीचे के नीचे है, मैंने dr से एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। एक्चुअल में जो अपन ने लास्ट क्लास में चेन रूल पढ़ा था, जिसको अपन ने दो स्टेप्स में सॉल्व कर दिया था, ये उसका एक्चुअल डिटेल प्रोसेस है। ठीक है, तो वैसे क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई डिटेल में कैसे करना है। एक्चुअल में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, अपन लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, वो भी सीखेंगे अपन। आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स क्यूब का क्या होता है भाई, क्या होता है डेरिवेटिव। पावर के केस में पावर को आगे ले आओ और पावर को एक से कम कर दो, यानी कि -1 कर दो। तो इस हिसाब से ये हो गया 3r², यही हो गया dr बाय dt। क्लियर यहां तक। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा। dr बाय dt की कुछ वैल्यू गिवन है क्या, वैल्यू गिवन है 3, ये गिवन है ना वैल्यू, तो मैं यहां इसकी जगह 3 पुट कर देता हूं। तो 4 इंटू 3 कितना आया, 12 पाई r² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है अपनी वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेडियस की चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में इतना चेंज आएगा। अब यार यहां पे ये r² क्या कर रहा है, ये r² आपको कोई से भी इंस्टेंट की वैल्यू निकाल के दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो क्वेश्चन ये होता फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2, तो आप यहां पे r को 2 पुट कर देते, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 12 48 पाए आपका आंसर हो जाता। मान लो ये होता फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 3/2, तो आप यहां पे r की जगह 3/2 पुट कर देते और उसका स्क्वायर करके सॉल्व कर देते। समझ गए। तो r जो है वो आपको बहुत बड़ी हेल्प देगा किस चीज में, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वॉल्यूम में जो एक्चुअल चेंज आ रहा है उसे फाइंड करने पे, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बदलेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बदलेगी। तो वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, क्योंकि रेडियस ही तो एक अकेला वेरिएबल है जो यहां यूज आ रहा है। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, अकेला वेरिएबल तो रेडियस है, तो रेडियस के बदलने से ही तो वॉल्यूम बदलेगी। रेडियस इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। अब मान लो इस क्वेश्चन में एक चेंज होता, यहां इंक्रीजिंग की जगह क्वेश्चन में वर्ड होता डिक्रीजिंग, द रेडियस इज डिक्रीजिंग, तो मेरे को क्या चेंज करना होता, मैं यहां लेता -3 और फिर मैं यहां पुट भी -3 करूंगा, तो जो मेरा आंसर है वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी कि रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप नेगेटिव में शो करो, और कॉमन सी बात है रेडियस का डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। भाई रेडियस छोटा हो रहा है तो बैलून की साइज छोटी हो रही है तो वॉल्यूम भी उसमें कम होने लग जाएगी। तो नेगेटिव अगर चेंज आ रहा है तो माइनस के साइन से डिनोट करो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव साइन से डिनोट करो। ये है अपने क्या डेरिवेटिव्स की फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब है फर्स्ट एक कॉमन प्लेस अपन ने पढ़ी, एक कॉमन एरिया जहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। क्या करेंगे अपन, अब पॉज करेंगे और एक बार इसको ढंग से कॉपी करेंगे। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, देखो कि अपने इस डेरिवेटिव्स का, ये जो अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा है, इसका सेकंड एप्लीकेशन कहां हो सकता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसका मतलब मान लो ये आपने दो एक्सिस बनाए, वर्टिकल एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने एक रैंडम यहां एक कर्व बना दिया, एक रैंडम क्या बना दिया,
कर्व बना दिया और इस कर्व पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया। मान लो ये पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है। अब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट से पास होती हुई जा रही है। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which will do not intersect, which will not pass from intersecting the curve। मतलब कर्व के अंदर से जाएगी नहीं है, ये सिर्फ कर्व की बाउंड्री को टच करती हुई निकल जाएगी। ये टच करेगी, एक तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट तो कॉर्ड करती है या सीकेंट करती है, ये टच करती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल उस लाइन को बोलते हैं जो उसी पॉइंट पे टेंजेंट की क्या रहती है? परपेंडिकुलर। यानी कि यहां एंगल क्या बन रहा है? 90। इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मान लो ये जो आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 3,2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको क्या करना है? आपको टेंजेंट की स्लोप, नॉर्मल की स्लोप और दोनों की मान लो इक्वेशंस भी निकालनी है। सारे पॉसिबल केसेस ले लेते हैं। दोनों की स्लोप निकालनी है और दोनों की क्या निकालनी है? इक्वेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यार, अगर ये कर्व है तो इसकी कोई तो इक्वेशन आपको गिवन होगी। इस कर्व की कोई तो इक्वेशन गिवन होगी। तो मान लो कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है? कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान लेते हैं अपन कि ये आपका कर्व है, ठीक है। और आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये चार चीजें फाइंड करनी है। क्या करेंगे अपन? अपन इस कर्व को यहां कॉपी करेंगे और यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब dy अपॉन डी एक्स क्या है? ये मैंने आपको स्लोप के वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आप कोई नॉन यूनिफॉर्म कर्व बनाते हो तो उसके किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट पास हो रही है तो टेंजेंट की स्लोप को बोलते हैं dy बाय डी एक्स। किसको बोलते हैं dy बाय डी एक्स? टेंजेंट की स्लोप को, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे जो इंस्टेंट दे रखा है उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू क्या है? उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू है 3, ठीक है। आगे बात सुन में, उस इंस्टेंट पे x की वैल्यू क्या है? 3। तो मैं यहां पे x की जगह 3 पुट कर दूंगा, x की जगह 3 पुट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 3 dy बाय डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और ये 6। क्या आई अपनी स्लोप? ये आई 33। क्या आ गई भाई स्लोप? 33। अब जो टेंजेंट है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का काम खत्म हो गया, एक चीज फाइंड हो गई। अब जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होती है दो चीजें, अगर परपेंडिकुलर होती है दो लाइंस, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अपन यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो अब यहां टेंजेंट की स्लोप क्या है? 33। अप्लाई कर दो तो ये हो गया 33 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू भी निकल गई विच इज -1। तो यहां अपन ने एक नया फॉर्मूला सीखा स्लोप के बारे में। इफ एनी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ एनी टू लाइंस आर पैरेलल? आप लिख लो चाहे, इफ एनी टू लाइंस आर पैरेलल तो उनकी जो स्लोप्स होती है वो इक्वल होती है।
उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। एक बार ये अपन क्वेश्चन कर लें, उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा। तो अपने पास टेंजेंट की स्लोप आ गई और अपने पास नॉर्मल की स्लोप आ गई, अपने को पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ रहे हैं भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकाले। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अपन एक बड़ा ही इजी फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब ये एक्चुअल में ये सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए नहीं है। आप कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो, टेंजेंट हो, नॉर्मल हो, कोई सी भी हो, आप इस फॉर्मूले से निकाल दो उसकी इक्वेशन। इसमें x1 और y1 ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और m उस लाइन की स्लोप है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट है 3,2, अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3। अब m का क्या करें, m होता है स्लोप, टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट की स्लोप का यूज करेंगे। तो y माइनस 2 33x माइनस का 99। अब आप सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 33x माइनस का y माइनस का 97 इक्वल टू 0। ये अपनी टेंजेंट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो इस लाइन से पास हो रही है, और ये टेंजेंट की स्लोप आ गई। आ गया समझ में? इजी है। अब अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या करेंगे? एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इक्वेशन ऑफ लाइन के निकालने का, है ना। तो अब यहां निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये कैसे निकाली जाएगी भाई? नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपका पॉइंट तो वो ही रहेगा क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों पास हो रहे हैं। चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी स्लोप। इस बार स्लोप किसकी यूज आएगी? नॉर्मल की। ढूंढो कहां है, वो रही माइनस का 1। तो यहां फॉर्मूला तो वही है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस 2 माइनस x प्लस 3, सबको इधर ले जाओ तो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई और ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये टेंजेंट की स्लोप आ गई और ये नॉर्मल की स्लोप आ गई। ये डेरिवेटिव्स का यूज था किसमें? अपनी इन सारी चीजों को निकालने में। वैसे एक्चुअल में देखा जाए इक्वेशन में डेरिवेटिव का यूज नहीं है। डेरिवेटिव का यूज तो स्लोप निकालने में खत्म हो गया, बाकी तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराया है ना। इजी है। तो अब एक बार आप पॉज करेंगे, इन सारी चीजों को कॉपी करेंगे और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई स्लोप के क्या अलग अलग अपन लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज कर लो भाई वीडियो। हो गया कॉपी? तो अब आते हैं स्लोप के अलग अलग लॉजिक पे। क्या होता है अलग अलग केसेस में? इसके लिए अपन एक ग्राफ बनाएंगे और उस पे लाइंस को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब ये आपने वही सेम दो एक्सिस ले लिए। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x एक्सिस। ये आपका ओरिजिन हो गया। ये मेरा पहला केस। एनी टू लाइंस let us say L1 and L2, they are parallel to each other. Next case, लाइन ऐसे लेते, ये लाइन है मान लो आपकी L3 और इसके परपेंडिकुलर है कौन? L4। ये एक दूसरे के क्या है? लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले? ये एक लाइन ली अपन ने L5, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ये एक लाइन ली अपन ने L6, ये y एक्सिस के पैरेलल है। ये पॉसिबल केसेस होते हैं स्लोप के। ठीक है, तो अब अगर पहले केस की बात करें, अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उनकी स्लोप इक्वल होती है। अगर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइंस है भाई यहाँ पे? L3 और L4, तो इसका मतलब उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। नेक्स्ट, अगर कोई लाइन
एक्स एक्सिस के पैरेलल है, L5 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में जो उस लाइन की स्लोप होगी उसकी वैल्यू 0 होगी, लाइन की स्लोप होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। लास्ट केस, अगर कोई लाइन, कौन है यहां पे अपनी लाइन, L6 किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, L6 इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका मतलब है कि उस लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल 0 होगा, स्लोप का रेसिप्रोकल 0 के बराबर होगा। यह है स्लोप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इफ एनी टू लाइंस आर पैरेलल, if any two lines are perpendicular, or if any two lines any one line is parallel to x axis or a line is parallel to y axis, तो अलग अलग केसेस में क्या अपन स्लोप के लॉजिक को यूज करते हैं। ठीक है, इजी है, पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन के दो अपन ने एरियाज पढ़े हैं, दो अपन ने टर्म्स सीखी है जहां पे डेरिवेटिव्स को अप्लाई किया जाता है, रेट ऑफ चेंज एज अ मेजर एंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव की एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज मैक्सिमा मिनिमा। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लो।